जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अब 2 हो गए हैं। एक लखनऊ में अभी तक था और अब दूसरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इलाहाबाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कल स्थापित हो गया। इसके उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम आदमी का न्यायिक जगत पर विश्वास बना हुआ है। इसके लिए लोकतंत्र के स्तंभों की मजबूती जरूरी है, क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर आम आदमी की सड़कों पर उतरने से कोई रोक नहीं सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि विधि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में प्रोफेशनल स्किल के साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज सेवा का भाव पैदा करना है। यह तभी संभव होगा जब लॉ स्कूल अंतर विषयी और विविध शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। मुख्य अतिथि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि विधि के छात्र को समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन जैसे विषयों का ज्ञान भी होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लॉ स्कूल बच्चों के साथ ही विधि व्यवसाय के चरित्र का निर्माण भी करते हैं। नए उभरते स्पेस लॉ और टेक्नोलॉजी की चर्चा सिर्फ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए विश्वविद्यालय में हिंदी माध्यम से भी पढ़ाई होनी चाहिए। कहा विधि की पढ़ाई में अंग्रेजी भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि नया विश्वविद्यालय विधि शिक्षा में नए आयाम स्थापित करेगा। साथ ही नए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के जिम्मेदार लोगों से अपील की कि यहाँ पढ़ाई का माध्यम हिंदी में हो ताकि श्रेष्ठ छात्र श्रेष्ठ वकील बन सकें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 2 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय हो गए हैं। प्रदेश में मातृभाषा के पठन पाठन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत हाल में UGC ने सभी शिक्षण संस्थाओं को एक पत्र भेजकर यह कहा है कि पेपर किसी भी भाषा में हो, विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में जवाब दे सकेंगे और इसके लिए उसके नंबर भी नहीं काटे जाएंगे। यह मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा देने में काफ़ी सहयोगी साबित होगा। इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने कल लखनऊ में यह जानकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में भारतीय भाषाओं के संवर्धन व समग्रीकरण विषय पर आयोजित सत्र में दी। हरदोई के माधवगंज में तैनात ग्राम पंचायत सचिव के भाई की फर्म को क्षेत्र और ग्राम पंचायतों का काम देकर भुगतान किए जाने के मामले में शासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी की संस्तुति पर ग्राम विकास आयुक्त ने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी BDO को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में वह संयुक्त विकास आयुक्त लखनऊ के कार्यालय से संबंध रहेंगे। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने इस बात को लेकर के बताया कि शासनादेश में काफ़ी साफ उल्लेख है कि किसी सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार की फर्म को न तो काम दिया जाएगा और न ही भुगतान। ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी यही नियम लागू है। इसके बाद भी लापरवाही करते हुए काम भी दिया गया और भुगतान भी किया गया। सभी को समझ लेना चाहिए कि जो खेल करेगा उसे भुगतना पड़ेगा और कोई नहीं बचेगा। ये बात जिलाधिकारी ने कही है। खेल, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन स्पिनर रविचंद्र अश्विनी और सलामी बल्लेबाज बेन डिकेट के नाम रहा। अश्विनी टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के 9वें और भारत के दूसरे गेंदबाज बने, तो वहीं डिकेट की नायाब शतकीय पारी से इंग्लैंड ने अच्छा पलटवार किया। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने कल क्वार्टर फाइनल में हांगकांग पर 3-0 की जीत के साथ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में अपना ऐतिहासिक पदक हासिल कर लिया है। हरदोई में एक और 2-वे लेन बनेगी और यह 2 हाईवे को जोड़ने वाली 6 किलोमीटर लंबी रोड 2 लेन होगी। इसके लिए उच्च न्यायालय में PIL दायर की गई थी कि नानकगंज ग्रंथ से होते हुए जो खदरा रेलवे क्रॉसिंग से सीतापुर मार्ग तक
एक बाईपास हरदोई के लिए बनाया जाए। और उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले में जब यह नहीं बना था तो कंटेम्प्ट के नोटिस भी पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य अभियंता और अधिशासी अभियंता को जारी किए गए थे। अब इसी उच्च न्यायालय के पीआईएल के तहत पहली किस्त में 4,06,59,000 रुपए का बजट हरदोई के पीडब्ल्यूडी विभाग को मिल गया है और 6 महीने में ये काम पूरा होगा। हरदोई पलिया नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम नानकगंज ग्रंट खदरा गौशाला से संपर्क मार्ग यह निकला है। यह हरदोई से पिहानी होते हुए चपरतला हाईवे तक जाने वाले मार्ग में जुड़ता है। इसकी लंबाई करीब 6.40 किलोमीटर है। मौजूदा समय में इसकी चौड़ाई 3 से 3.75 मीटर तक है। इसे चौड़ा करके 7 मीटर में तब्दील किया जाना है। हरदोई में 19 फरवरी से 1300 करोड़ के उद्योग जमीन पर आने की तैयारी चल रही है इस समय। और संडीला इंडस्ट्रियल एरिया के साथ सवाईपुर में भी उद्यमी 43 करोड़ के उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं। 19 फरवरी को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हरदोई में आयोजित की जाएगी। जिन नए उद्योगों को लगाने के लिए उद्यमियों ने फरवरी 23 में आयोजित इन्वेस्टर समिट में हामी भरी थी, ठीक एक साल बाद सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अब ऐसे उद्योग जमीन पर नए नजर आएंगे। मालूम हो कि 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले जिले के 47 उद्यमी लखनऊ 19 तारीख को भी जाएंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जनपद स्तर पर तैयारी को लगभग अंतिम रूप दिया गया है। 20 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। 2 पालियों में 19,000 युवा परीक्षा देंगे। कल गैर जनपदों से परीक्षार्थियों के आने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा और रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर भी इन परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई। बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 3 दर्जन स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का स्तर खराब पाए जाने की वजह से जिम्मेदार हेड टीचरों को इसको सुधारने की कड़ी चेतावनी दी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने फिलहाल हेड टीचर का वेतन रोक दिया गया है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाएं, निपुण भारत को नियमानुसार साकार करें और लापरवाही बरतने पर बीएसए ने कहा है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अमिताभ यश को नई जिम्मेदारी दी गई है और उनको एडीजी कानून व्यवस्था बनाया गया है। गौरतलब है कि अमिताभ यश हरदोई में पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं और शासन ने एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश को अब एडीजी कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी सौंपी है। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश को एडीजी कानून व्यवस्था का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ग्रामीण भारत बंद का प्रदेश में कोई असर कल नहीं दिखलाई पड़ा। प्रदेश से लगती दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर नाकेबंदी कर वाहन की चेकिंग भी की गई। सब्जी और गल्ला मंडियों में किसान पहुंचे लेकिन उनकी संख्या कम रही। पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में 6 माह के लिए हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया है। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत ये से लागू किया गया है। यह प्रतिबंध राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सभी लोक सेवाओं और प्रदेश सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण सभी निगमों व स्थानीय प्राधिकरणों की समस्त सेवाओं पर लागू होगा। हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को अधिक जागरूक बनाने के लिए और युवाओं को अधिक रोजगार परक बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर सेवानिवृत्त अधिकारियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों से संवाद किया। शिक्षण संस्थाओं को उन्होंने कहा कि टापू बना दिया गया है। मुख्यमंत्री का कहना था कि ये सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का माध्यम रह गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यही रह गया है और सभी विश्वविद्यालयों में कैरियर काउंसलिंग सेल तो गठित हैं लेकिन वे निष्क्रिय हैं। विश्वविद्यालयों को अपने कैरियर काउंसलिंग सेल को सक्रिय करना होगा ताकि वहां के उद्यमी, वहां के युवा को रोजगार परक अपने आप कार्य कर सकें। मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12, भारतीय पुलिस सेवा के 4 और भारतीय वन सेवा के 7 सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा 19 शिक्षाविदों की 42 सदस्यीय टीम इस कार्य के लिए गठित की है और ये लोग 17 व 18 फरवरी को अलग अलग विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जाकर युवाओं से संवाद करेंगे तथा नौकरी, रोजगार, सेवा योजना से जुड़ी उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे।
महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले ये सेवानिवृत्त अधिकारी अब उनके पास चूंकि सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव है, इसलिए युवाओं को जाकर के वो उनको रोजगार परक शिक्षा के बारे में भी बताएंगे। कल हरदोई के बालामऊ जंक्शन पर सीबीआई की टीम ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य के कार्यालय पर छापा मारा और अन्य कर्मचारियों को बाहर निकालने के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर से लगभग 1.5 घंटे तक अकेले में पूछताछ की और इसके बाद टीम ने कार्यालय के कुछ अभिलेख और लैपटॉप कब्जे में ले लिए। सीनियर सेक्शन इंजीनियर को भी सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई। हरदोई के विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल ने कल कछौना में अपने तीखे तेवर दिखलाते हुए अधिकारियों से कहा है कि अगर किसी गरीब का हक मारा गया तो संबंधित अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। हर पात्र को शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। एमएलसी अशोक अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी अधूरे कार्य पूरे कर लिए जाएं। एमएलसी अशोक अग्रवाल ने सभी प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अपनी निधि से 2-2 हाई मास्क लाइटें दिए जाने की भी घोषणा कल की। सरकार सड़कों की गुणवत्ता को लेकर अब सख्त नजर आ रही है और इसीलिए व्यवस्था में बदलाव भी किया गया है। अब सरकार ने तय किया है कि सड़क बनाने वाला ठेकेदार या फर्म 5 साल तक सड़क की देखभाल का भी जिम्मा उठाएगा। विभाग की ओर से ठेकेदार फर्म को 5 साल तक सड़क को दुरुस्त रखने के लिए कुल कार्य लागत के सापेक्ष अधिकतम 10% अनुरक्षण राशि भी दी जाएगी। शासन से इस बारे में आदेश भी जारी हो गया है और यह व्यवस्था अब प्रभावी भी हो गई है। हरदोई में किसान इस समय छुट्टा जानवरों से परेशान हैं क्योंकि किसानों के खेतों में इस समय गेहूं, चना, मटर, सरसों की फसल खड़ी हुई है। दूसरी तरफ आवारा पशु इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। गौशालाओं में बेसहारा मवेशियों को संरक्षित करने के सरकार ने जो निर्देश दिए हैं वो कागजों पर नजर आ रहे हैं। किसान अब भी खेतों में खड़ी फसल को बचाने के लिए रात दिन चौकीदारी करने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का निर्देश है कि गांव में घूम रहे बेसहारा मवेशियों को गौशाला में भेजा जाए जिससे किसानों को राहत मिल जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों और निर्देशों का हरदोई के गांव में धरातल पर कोई असर नहीं दिखाई पड़ता। हरदोई शहर से लगे हुए ग्राम नानकगंज ग्रंट में आवारा पशु किसानों की फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं, जबकि ब्लॉक टडियावा के जिम्मेदार इस बारे में अपनी आंख बंद किए हुए हैं। इसी प्रकार से हरदोई जिले के भारावन ब्लॉक में और मल्लावा ब्लॉक में भी किसान परेशान हैं। किसानों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके खेतों में गेहूं, सरसों, मटर सहित कई फसलों को बोया हुआ है और जानवरों से रखवाली करने के लिए परिवार के साथ रात दिन उनको जागना पड़ रहा है और जब वो IGRS में अपनी लिखित शिकायत करते हैं तो जिम्मेदार अफसर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुनिया में 1.4 अरब बच्चों को बीमारी और कुपोषण जो है उसने बहुत चिंता बढ़ा दी है। एक नई रिपोर्ट न्यूयॉर्क में जो सामने आई है उससे ये स्पष्ट हुआ है कि दुनिया के 1.4 अरब बच्चे बीमारी और कुपोषण की चपेट में हैं। यह स्थिति 15 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिली है। रिपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और सेव द चिल्ड्रन और यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है। यूनिसेफ की निदेशिका नतालिया विंडर रॉसी ने कहा है कि दुनिया भर में 33.3 करोड़ बच्चे अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। ये बच्चे रोज $2.15 से कम पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं लगभग 1 अरब बच्चे बड़े स्तर पर निर्धनता में रह रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई है कि प्रगति की यह दर सतत विकास लक्ष्यों के गरीबी लक्ष्य को हासिल करने की पहुंच से बाहर है। दुनिया में क्षेत्रीय असमानताएं गंभीर चिंता का विषय इस समय बनी हुई हैं और 1 अरब से अधिक बच्चों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलना यह एक बड़ा संकट है। सुरक्षा अंतरालों को कम करने के लिए और यह नीति इसमें बनाना बहुत आवश्यक समझा जा रहा है। अभी आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुन रहे थे। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।